हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, ये करंट अफेयर का एक सेशन है जिसमें आप सब लोग देख पा रहे हैं कि कतर ने यहाँ पर बोला है कि हम इंडिया में 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो कुवैत ने नहीं बोला है, किसने बोला है? कतर ने यहाँ पर प्लेज लिया है कि हम इंडिया में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। और जो कतर के एमिर हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक प्रोटोकॉल यहाँ पर तोड़ा था और वो एयरपोर्ट में इन्हें रिसीव करने गए थे, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखेंगे तो कतर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर होने वाला है। और इसमें ही ये 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने न्यूज में सुना होगा कि एलएनजी है ना, जिसे हम लोग लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं, उसको लेकर भी इंडिया और कतर के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है। तो सर, एलएनजी और एलपीजी में क्या डिफरेंस होता है? एलएनजी और सीएनजी में क्या डिफरेंस होता है? सबका क्या अलग अलग यूज होता है या एक ही यूज होता है? इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया कतर के रिलेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। और इसमें थोड़ा सा एक यूएस का एंगल भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट में है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कतर के एमिर जो है उनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग विथ इस्टेब्लिश नॉर्म, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पर्सनली वेलकम कतर एमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एट द न्यू दिल्ली एयरपोर्ट ऑन मंडे 17 फरवरी। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा होता नहीं था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं किसी को रिसीव करने, लेकिन ऐसा है ना, आप ये मान लीजिए कि जो एक स्टेब्लिश नॉर्म है उसे यहाँ पर ब्रेक करते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको यहाँ पर रिसीव किया है। द कतर मोनार्क इज इन द कंट्री ऑन अ 2 day स्टेट विजिट ड्यूरिंग विच ही विल होल्ड टॉक ऑन द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड अदर वेज टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन दोहा एंड दिल्ली। है ना, तो कतर की कैपिटल आप सभी को बताया कि दोहा है, तो दोहा और दिल्ली के बीच में बातचीत है, तो इस तरीके से इनको यहाँ पर रिसीव किया गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक मैप यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये गुजरात दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर ये गुजरात है। ये अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, GOO मतलब गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहरीन, कुवैत और ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है इसका नाम है कतर, जिसकी कैपिटल आपको दोहा देखने को मिलती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि क्या कतर ने कभी जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप यहाँ पर होस्ट किया है क्या? इसका अगर आंसर हाँ है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ पर कब हुए थे। ये कतर का फ्लैग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो अमीर हैं उनका नाम है तमीम बिन हमाद, डेप्यूटी अमीर और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो अभी विजिट में यहाँ पर आए हैं उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, तमीम बिन हमाद, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे सेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलएनजी और एलपीजी में जो है वो एक डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं। देखो, बेसिक्स मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले क्लियर होने चाहिए, ताकि जब मैं वहां पर बार बार एलएनजी बोलूं तो आपको क्लियर हो जाए कि भाई एलएनजी क्या होता है ना। कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एलएनजी तो समझ में आ गया, क्या ये एलपीजी से डिफरेंट है? तो कैसे डिफरेंस है ना, तो वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका जो मेन कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा ये मीथेन है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, तो आपको आंसर लगाना है मीथेन। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? जो नेचुरल गैस फील्ड वगैरह होती है वहां से ये एक्सट्रैक्ट होगा। पावर जनरेशन में, इंडस्ट्रियल एरिया में, साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें लंबी लंबी दूरी तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा,
वहां पर एलएनजी को यूज किया जाता है। उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो -162 डिग्री सेल्सियस में इसे क्रायोजेनिक टैंक्स में जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्टोर यहाँ पर करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये गैस है ना, और गैस अगर है तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, है ना। तो क्रायोजेनिक इंजन में बहुत कम टेम्परेचर पर फ्यूल हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसी तरीके से जो ये क्रायोजेनिक टैंक आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको गैस को लिक्विड में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट करना है तो आपका टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर लो रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कितना है, -162 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ये जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होगी और फिर हम उसको स्टोर यहाँ पर कर पाएंगे। और उसके लिए क्रायोजेनिक जो टैंक्स होते हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जिसमें कम टेम्परेचर पर चीजों को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो हमारे घर में खाना वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसका जो कंपोनेंट है ये प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब इसकी जो फैमिली आपको देखने को मिलेगी CnH2n+2 है ना। तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो वो प्रोपेन बन जाएगा, क्योंकि C3, और यहाँ पर ये H8 हो गया। और यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये C4H10। ठीक है, तो जो एलपीजी गैस यहाँ पर होती है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कमेंट सेक्शन में गाइस आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो एक स्मेलिंग एजेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है ना, जैसे कभी गैस लीक हो रही होती है तो हमें पता चल जाता है, तो जो स्मेलिंग एजेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है एलपीजी में वो कौन सा होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलो, इसका जो यहाँ पर सोर्स है ऑयल रिफाइनिंग और नेचुरल गैस की जो प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जब हम लोग पेट्रोलियम वगैरह लेकर आएंगे, है ना, उसको जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो उसके एक स्टेज पर जो है वो एलपीजी हमको यहाँ पर मिलेगी और फिर उसको हम लोग यहाँ पर अपने घर में यूज करते हैं। कुकिंग, हीटिंग, फ्यूल फॉर स्मॉल व्हीकल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। स्टोरेज वगैरह में अगर आप देखोगे तो इसमें प्रेशराइज सिलेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एलएनजी और एलपीजी में एक डिफरेंस जो मेन कंपोनेंट का है वो हमें पता चल गया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो एलएनजी जो है वो लिक्विड फॉर्म में -162 डिग्री सेल्सियस में क्रायोजेनिक टैंक्स में यहाँ पर सेव होती है या उसको हम स्टोर करते हैं। और एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन है और इसमें हम लोग प्रेशराइज सिलेंडर, मतलब कि गैस के फॉर्मेट पे जो है वो यहाँ पर क्या होगी, इस चीज को हम लोग स्टोर यहाँ पर करेंगे। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज आपने सुनी होगी सीएनजी, है ना। जैसे दिल्ली वगैरह में, है ना, आजकल तो बहुत सारी सिटीज में सीएनजी ऑटोज वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कार वगैरह में भी आप सीएनजी को इंस्टॉल कर सकते हो, बस वगैरह भी आपको सीएनजी ड्रिवन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या सर एलएनजी जो है वो सीएनजी से बेटर है क्या? तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एलएनजी होता है ये मोर एनर्जी डेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें आप सीएनजी को यूज नहीं करोगे, उसमें आप एलएनजी को यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, साथ ही साथ हैवी ड्यूटी ट्रक्स, शिपिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होगा और इसमें क्रायोजेनिक स्टोरेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीएनजी में भी अगर हम देखेंगे तो किसका यूज होता है, मीथेन का यूज होता है ना। एलएनजी में भी अगर हम देखेंगे तो मेन कंपोनेंट जो है वो मीथेन ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एलएनजी जो है वो ज्यादा एनर्जी डेंस है। ज्यादा डिस्टेंस की अगर हमको यहाँ पर कोई ट्रेवल करना है तो हम लोग सीएनजी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग एलएनजी का यूज करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एलएनजी के कंपैरिजन में सीएनजी जो है वो यहाँ पर कम एनर्जी डेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये शॉर्ट रेंज जो व्हीकल्स यहाँ पर होते हैं उनके लिए यूज है, कार, बसेस वगैरह में इनमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर में जो है इसको स्टोर किया जाएगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो है वो स्टोर नहीं होता है। ठीक है, जैसे एलएनजी का नाम ही ना लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इसमें हम लोग एलएनजी को लिक्विड में जो है वो स्टोर करते हैं, लेकिन सीएनजी को हम लिक्विड यहाँ पर चीजों में यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम हाई प्रेशर जो टैंक्स होते हैं उनका यहाँ पर यूज करते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि एलएनजी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन सीएनजी अगर आप देखोगे तो जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये यूज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एलएनजी, सीएनजी और एलपीजी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा जो डिस्कशन होगा वो एलएनजी के ऊपर होगा। ठीक है, तो एलएनजी के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इंडिया कतर के ट्रेड रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो पहली चीज अगर आप देखोगे तो कतर इज इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर
ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब कि इंडिया को सबसे ज्यादा जो एलएनजी यहाँ पर मिलता है वो कौन सा देश यहाँ पर भेजता है? कतर। तो इसका मतलब ये है कि जो एलएनजी की इंडिया की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कतर को रिवेन्यू यहाँ पर हासिल करने के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि अगर आप अपना सामान बेचोगे तो आपको रिवेन्यू मिलेगा और उस रिवेन्यू से आपको बेनिफिट यहाँ पर होंगे। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट आपको देखने को मिल रही है। एलएनजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बायलेटरल ट्रेड का बैकबोन है, मतलब इंडिया और कतर के बीच में जो भी यहाँ पर ट्रेड होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है? वो एलएनजी है। और इसी की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है, टाइज है, वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है। इंडिया इज वन ऑफ द कतर्स की एलएनजी बायर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द कंट्री, मतलब आज के टाइम पीरियड पर हमारा देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन कतर, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रेड हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया और कतर का ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेड का जो एक्सपेंशन प्लान है वो यहाँ पर अभी की विजिट में क्या निकल कर आया है, अब इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो ड्यूरिंग जो कतर के अमीर हैं जिनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, बोथ नेशन सेट अ गोल टू डबल बायलेटरल ट्रेड। ठीक है, मतलब यहां पर ये बोला गया कि अभी जितना भी हमारे बीच में ट्रेड होता है उस ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे? डबल करेंगे। ठीक है, तो मोदी जी ने पूछा कि प्रॉमिस, तो उन्होंने बोला हाँ, पिंकी प्रॉमिस, है ना, हम लोग अपने ट्रेड को जो है वो डबल यहां पर करने वाले हैं। और यहां पर ये बोला गया है कि हमारा जो एनुअल ट्रेड यहां पर होता है ये 28 बिलियन डॉलर 2030 तक हमको यहां पर करना है। ठीक है, 28 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो हमने बोला है कि हम कतर के साथ अपने ट्रेड को यहां पर बढ़ाएंगे। इंडिया कतर का जो रिलेशंस है वर अपग्रेडेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्किंग अ न्यू फेस इन द इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन। तो अब दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, मतलब इंडिया के लिए कतर, कतर के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और बाकी जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं उन सब से एक अलग और एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट जो है वो कतर इंडिया के साथ करेगा और इंडिया कतर के साथ करेगा। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो यहाँ पर इंडिया कतर का और कतर इंडिया का यहाँ पर बन गया है। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपने ट्रेड को एक्सपेंड करने की बात यहाँ पर करी है, इसमें अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट विल बी क्रूशियल टू मीटिंग एनर्जी डिमांड, क्योंकि एनर्जी की लगातार रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ रही है और अगर हम उसे फुलफिल यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक एग्रीमेंट यहाँ पर बने कि जो एलएनजी की सप्लाई है वो बिना किसी डिसरप्शन के इंडिया को यहाँ पर मिलती रहेगी। इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी नीड मेक कतर इन, ठीक है, क्रिटिकल ट्रेड पार्टनर। अब क्योंकि अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है हमें और वो आगे चलकर और बढ़ेगी, जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं आगे चलकर वो लोग हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है। तो अगर हम लोग एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी के ऊपर जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर डील्स है वो और भी ज्यादा आपको शेप लेती हुई या एक्सपेंड होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हमें इन चीजों के ऊपर भी काम करने की जरूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एलएनजी यहाँ पर क्या है ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ पर कर लेते हैं। तो एलएनजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और इज ए नेचुरल गैस जिसको यहाँ पर कूल किया जाता है -162 डिग्री सेल्सियस या -260 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान यहाँ पर हो जाए। देखो गैस लीक हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में रहेगी तो उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा आसान यहाँ पर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है कि ओडोरलेस है, कलरलेस है, नॉन टॉक्सिक है और ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर बनेगा। मतलब जो फॉसिल फ्यूल वगैरह यहाँ पर यूज करते हैं ना उनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर एलएनजी का यूज कर सकते हो क्योंकि मीथेन यहाँ पर यूज हो रही है ना, तो एलएनजी का यूज कर लेंगे तो एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव के रूप में भी जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो एलएनजी जो है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट यहाँ पर करोगे। जो सारे के अब कहीं पर भी जो है वो आप यहाँ पर नेचुरल गैस नहीं मिल जाएगी आपको, है ना, इसके अलग अलग रिजर्वॉयर्स होंगे, उन रिजर्वॉयर्स में आप जाओगे, है ना, फिर वहां पर
नेचुरल गैस आपको मिल रही है तो वहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन करोगे, मतलब कि जो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वगैरह के कंटेंट हैं, इनको आप रिमूव करोगे। फिर इसको लिक्विफेक्शन, द गैस इज कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर टू टर्न इनटू अ लिक्विड, ठीक है। तो जो गैस है उसको आप बहुत कम टेम्परेचर पे जो है वो यहाँ पर क्या करने वाले हो, ठंडा करने वाले हो, ताकि वो जो गैस है वो लिक्विड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पर क्या है कि स्पेशलाइज टैंकर्स आपको देखने को मिलते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, जिसे हम लोग क्रायोजेनिक टैंकर्स यहाँ पर कहते हैं, उनमें इनका ट्रांसपोर्टेशन दुनिया भर में होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर डेस्टिनेशन में ये पहुंच जाएंगे तो एलएनजी को दोबारा जो है वो गैस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पर किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि सामान कितनी दूर यहाँ पर जाना है। अगर कम डिस्टेंस है तो लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो हम इसे सॉलिड के फॉर्म में या जो आपका लिक्विड गैस के फॉर्म में है वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा डिस्टेंस में है तो लिक्विड के फॉर्म में जाएगा, और फिर वहां जाकर वो गैस के फॉर्म में जो है उसको दोबारा कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है। अब एलएनजी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करेगा, इको फ्रेंडली है। मतलब आप ये मान लीजिए कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन एमिशन करेंगे। मतलब कोल और ऑयल का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उससे एलएनजी से जो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, लेकिन कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो इससे कम चीजों का एमिशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये इको फ्रेंडली भी हो गया। साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत एफिशिएंट है। तो आप ये मान लीजिए कि लिक्विफेक्शन रिड्यूसेस वॉल्यूम बाय अबाउट 600 टाइम्स, मेकिंग स्टोरेज एंड शिपिंग इजियर। तो आप जब इसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो गैस से, तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इससे में ना आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्लोबल ट्रेड कॉमोडिटी है। मेजर एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ये लोग एलएनजी के इंपोर्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह के बारे में सुना है ना। उसमें हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को यहाँ पर कम करना है। तो हम क्लीनर जो फ्यूल है ना, उन ऑल्टरनेटिव्स को भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो एलएनजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब उसके बाद एलएनजी जो है वो एनर्जी ड्राइविंग इंडिया कतर ट्रेड। मतलब आप ये मान लीजिए कि इंडिया कतर के रिलेशन में एलएनजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहली चीज समझनी है कि इंडिया में एलएनजी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। तो यहां पर ये बोला गया है कि अगले 5 साल में ड्यू टू इंक्रीजिंग नेचुरल गैस कंजम्पशन, क्योंकि जो नेचुरल गैसेस वगैरह का कंजम्पशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आगे के 4-5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो एलएनजी की डिमांड जो है वो इंडिया में भी आपको बड़े स्केल पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और कतर क्योंकि एक सप्लायर है, एक्सपेंडिंग इट्स एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी, कंपीटिंग विद द यूएस एज अ मेजर प्लेयर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसमें अभी दो प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो कतर आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यूएसए आपको देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर मान लीजिए कि इंडिया कतर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप यहां पर बनाता है एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ हमारे जो रिलेशन है वो गड़बड़ यहां पर हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो एलएनजी है इसको ट्रांसफर करने में, है ना, इसके एक्सपोर्ट में दो कंट्री जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो कतर यहाँ पर ये चाहता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप कर लें ताकि इन फ्यूचर जो भी यहाँ पर यूएस, है ना, एडवांटेज यहाँ पर हासिल कर सकता है उसको हम पहले ही यहाँ पर अवेल कर ले। इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग बोथ मार्केट टू मीट द कंट्रीज ग्रोइंग एनर्जी नीड। और हम ऐसा नहीं है कि केवल कतर के ऊपर डिपेंडेंट है या केवल यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ पर जो एनर्जी की डिमांड होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ज्यादा होगी। और अगर हमें उसे यहाँ पर फुलफिल करना है तो हमें अलग अलग तरीके के सोर्सेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए इंडिया कतर के साथ भी और यूएस के साथ भी इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। अब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया और कतर के बीच में भी जो है वो ट्रेड इम्बैलेंस है ना। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि दो कंट्री है, ठीक है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये क्या करते हैं कि ये एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इस कंट्री के कंपैरिजन में, है ना। मतलब एक्स जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वाई को। तो अगर एक्स ज्यादा सामान वाई को भेज रहा है, वाई कम सामान एक्स को भेज रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, एक्स को होगा ना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है उसमें जो ये फायदा है वो किसका है,
वो यहाँ पर एक्स का है, और इस इम्बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इम्बैलेंस यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन ये जो इंडिया और कतर के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है, इसमें फेवर किसको हो रहा है, वो कतर का फेवर यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, इंडिया ने यहाँ पर क्या है कि पुश किया है टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट कतरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, द ट्रेड बैलेंस इज हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स, ठीक है, कतर। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश करी है कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को जो है वो यहाँ पर बूस्ट करें। हम लोग चाहते हैं कि कतर की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर इंडिया और कतर के बीच में जो भी ट्रेड रिलेशन है, उससे ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, वो कतर को हो रहा है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो जनवरी नवंबर 2024 का डेटा है, इसमें बोला गया है कि इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम कतर, ठीक है, इंडिया का जो इंपोर्ट है कतर से वो कितना है, 11.49 बिलियन, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो केवल 1.6 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि हम उनसे जो सामान मंगाते हैं उसकी वैल्यू है 11.49 बिलियन यूएस डॉलर, और इंडिया जो यहाँ पर कतर को सामान भेजता है उसकी वैल्यू है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर हमसे कमाई कर रहा है। तो जो ट्रेड इंबैलेंस आपको देखने को मिलेगा, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, इससे बेनिफिट कतर को हो रहा है। एलएनजी डोमिनेट इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम कतर अकाउंटिंग टू 50% ऑफ द टोटल इंपोर्ट। और ये जो ट्रेड इंबैलेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहाँ पर क्या है, वो है एलएनजी। क्योंकि जितना भी अगर हम देखेंगे इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका 50% जो अमाउंट है वो कौन कवर करता है, वो एलएनजी कवर करता है ना। और इसी वजह से ये ट्रेड इंबैलेंस दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो हम कुछ और चीजें भी जो है वो कतर से मंगाते हैं, जैसे एलपीजी, है ना, क्रूड ऑयल भी मंगाते हैं, प्लास्टिक्स हो गए या पेट्रोकेमिकल्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मंगाई जाती हैं। लेकिन मेजर जो चंक आपको देखने को मिलेगा वो किसका है, वो एलएनजी का है। अब उसके बाद कतर का डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला गया है कि इंडिया ने 9.82 मिलियन टन ऑफ एलएनजी जो है वो कतर से यहां पर इंपोर्ट करी है। कब से लेकर कब तक, जनवरी से लेकर नवंबर 2024, ठीक है। मतलब जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक इंडिया ने लगभग 9.82 मिलियन टन ऑफ एलएनजी जो है वो कतर से यहां पर मंगाया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कतर अकाउंटेड फॉर 38.8% ऑफ इंडिया टोटल एलएनजी इंपोर्ट बाय वॉल्यूम। मतलब कि जितना भी एलएनजी इंडिया यहां पर इंपोर्ट करता है, उसका 38.8% जो है वो यहां पर कौन कर रहा है, वो कतर कर रहा है। मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो 40% जो हमारी वॉल्यूम वाइज एलएनजी की यहां पर रिक्वायरमेंट है, वो कतर यहां पर फुलफिल कर रहा है। इन वैल्यू टर्म्स कतर कंट्रीब्यूटेड 41.2% ऑफ इंडिया एलएनजी इंपोर्ट। मतलब आप ये मान लीजिए कि जितना भी एलएनजी का यहाँ पर इंपोर्ट होता है वैल्यू वाइज, है ना, ये तो वॉल्यूम वाइज है कि कितना आपने यहाँ पर मिलियन टन ऑफ एलएनजी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट किया है, उसमें 38.8% जो है वो किसका है, वो कतर का है। लेकिन अगर आप लोग वैल्यू के हिसाब से देखोगे कि कितना पैसा यहाँ पर जो हमने इंपोर्ट करने में खर्च किया है, उसका कितना पैसा जो है वो किसको मिला है, कतर को मिला है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 41.2% है इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट का। इसका मतलब है लगभग 5.75 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हमने किसको दिए हैं, वो कतर को दिए हैं एलएनजी के मामले में। तो आप ये मान सकते हैं कि कतर का डोमिनेंस जो है वो एलएनजी के इंपोर्ट में आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर सप्लाई। अब क्योंकि दोनों कंट्रीज को ये पता है कि एलएनजी के लिए हमारे लिए कतर इंपॉर्टेंट है, कतर को पता है मार्केट हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो जब दोनों लोगों को ये पता है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ हम लोग फ्यूचर प्लान्स भी यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर सप्लाई, पेट्रोनेट एलएनजी जो इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी का, ठीक है, इसका नाम क्या है, पेट्रोनेट एलएनजी, इंडिया लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर। इसने यहां पर क्या है कि हैज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद कतर फॉर 7.5 MTPA। तो आप ये मान सकते हैं कि मिलियन टन जो पर एनम है, ये यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा इनका आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली एक्सटेंडेड अंटिल 2048 फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब जो पेट्रोनेट एलएनजी है उसने यहाँ पर क्या है कि इसको एक्सटेंड कर दिया है ना। मतलब जो इनका यहाँ पर क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भाई आप हमें इतनी एलएनजी वगैरह जो है वो सप्लाई करोगे, इसको 2048 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। कतर जो है वो मेजर सप्लायर है, ठीक है, एलएनजी मार्केट में। दिसंबर 2024 में गेल ने, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 साल का एक एग्रीमेंट जो है वो कतर एनर्जी के साथ किया है, ताकि जो एडिशनल एलएनजी सप्लाईज हैं वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई आपको दिखाई दें। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया कतर एनर्जी जो ट्राइज है
वो यहाँ पर क्या होती हैं, वो आपको थोड़ा स्ट्रेंथन होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जब दोनों कंट्रीज को पता है कि भाई हम एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्यों ना साथ में मिलकर काम करें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे एंगल्स जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। अब उसके बाद इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अपना यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है वो अपने नेचुरल गैस का शेयर यहाँ पर बढ़ाना चाहता है, और बोला गया है इन इट्स प्राइमरी एनर्जी मिक्स फ्रॉम 6% टू 15% बाई 2030। मतलब इसमें ये बोला गया है कि हम लोग जो भी अलग अलग तरीके की एनर्जी सोर्सेस का यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें हम एलएनजी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करें, है ना। मतलब हमारा जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी को हासिल करने का, उसमें हम लोग एलएनजी का जो अमाउंट है उसको यहाँ पर इंक्रीज करें। जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो बोला गया है कि 60% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है, फ्रॉम 2030 लेवल, है ना। मतलब कि 2023 में जितना हम लोग नेचुरल गैस यूज करते थे उससे अगर आप देखोगे तो 60% चीजें यहाँ पर इंक्रीज होंगी। और इसीलिए बोला गया है कि 103 बिलियन क्यूबिक मीटर जो यहाँ पर डिमांड है ना नेचुरल गैस की, वो आपको 2030 तक इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एलएनजी इंपोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट्स ओनली हाफ ऑफ इंडियाज डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उससे हमारी इंडिया की पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, और इसीलिए इंपोर्ट हमें चीजों का करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कतर इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। उसके बाद इंडियाज एलएनजी इंपोर्ट सर्ज बाई 70% बिटवीन 2013 से लेकर 23, है ना। और उसके बाद ये इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितना हो गया, 36 बिलियन क्यूबिक मीटर 2024। मतलब कि अगर हम लोग 2013 से 23 तक चीजों को कंपेयर करें तो एलएनजी जो इंपोर्ट है वो लगभग 70% आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद इंडिया जो है वो यहाँ पर क्या है कि फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एलएनजी का इंपोर्ट है वो कौन करता है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की जो एलएनजी डिमांड है वो एनुअल रेट ऑफ 11% से यहाँ पर बढ़ेगी अंटिल 2030 तक, है ना। मतलब हर साल जो एलएनजी की डिमांड है वो लगातार आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और की जो इंडियन कंपनीज है जो एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हासिल करेंगी, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी यहाँ पर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं ताकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल होती रहे। और कतर का भी यहाँ पर ये प्लान है कि ये लोग क्या करेंगे, अपना जो लिक्विफेक्शन यहाँ पर कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करें। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कतर का जो इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का टॉप एलएनजी सप्लायर, वो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि वो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। अब जब रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा है भाई, जिसको आप अभी तक सप्लाई कर रहे थे उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है, तो आपको अपने एंड पर भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो वो काम अगर आप करोगे तो फिर आप इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यहाँ पर बन सकते हो। इंडिया कतर एनर्जी टाई जो है वो इंश्योर करेगा कि भाई दोनों कंट्री में जो एनर्जी यहाँ पर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर किस तरीके से फुलफिल होती हुई आपको दिखाई देगी। तो एक बात हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी जो हम लोग यहाँ पर बेनिफिट चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि एलएनजी सेक्टर में हमको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट हो। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया और कतर की रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पूरी की पूरी मीट में भी एलएनजी के ऊपर जो है वो ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया। अब थोड़ा सा यूएस का एंगल समझते हैं। यूएस फैक्टर इन इंडिया एलएनजी मार्केट, ठीक है, इंडिया का जो एलएनजी मार्केट है उसमें यूएस फैक्टर यहाँ पर क्या है। तो यूएसए और कतर जो है वो यहाँ पर कंपीट करने ताकि वो इंडिया के एलएनजी मार्केट को जो है वो यहाँ पर कैप्चर कर सके। यूनाइटेड स्टेट अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। कतर सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर नहीं है। जो एलएनजी को एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री है वो यूएसए है। और इमर्जिंग एज ए कतर बिगेस्ट कंपीटर इन इंडिया। अब क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो अगर हम कतर से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल को हम यूएसए से भी बात करें, या यूएसए से बात कर रहे हैं तो कल को हम कतर से भी बात कर सकते हैं। तो कंपटीशन जो है वो यूएसए और कतर के बीच में है कि भाई इंडिया का ज्यादातर मार्केट जो है वो यहाँ पर कौन कैप्चर करेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी से नवंबर 2024 का डेटा, तो इंडिया इंपोर्टेड 5.12 मिलियन टन ऑफ एलएनजी फ्रॉम द यूएसए। और इसमें अगर आप देखोगे तो 20.2% ऑफ इंडिया टोटल इंपोर्ट है, वैल्यू टू नियरली 2.5 बिलियन। मतलब अभी भी
हम जो ज्यादा एलएनजी मांग रहे हैं, या हमारी कंट्री में जो ज्यादा एलएनजी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कतर से आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जितना भी टोटल इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा है एलएनजी का, उसका लगभग 20.2% जो यहाँ पर चीजें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो यूएसए से आपको देखने को मिल रही है। न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन जो है वो अपनी एनर्जी टाइज को स्ट्रेंथन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू इनहेंस यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट टू द इंडिया, है ना। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, है ना। हमने अपनी डिपेंडेंस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर कभी कोई अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पर कोई इवेंट यहाँ पर हो जाता है तो उससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर ना करना पड़े। इसलिए हम यूएस के साथ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद बोला गया है कि मेक द यूएस अ टॉप सप्लायर ऑफ ऑयल गैस टू इंडिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि भैया इंडिया की जो भी यहाँ पर ऑयल और गैस की रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा यूएसए फुलफिल करे। यूएस ट्रेड डेफिसिट को जो है वो यहाँ पर कम करना बाय इंक्रीजिंग इंडियन एलएनजी परचेज, ठीक है। एलएनजी परचेज को इंक्रीज करेंगे तो यूएस को ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद डाइवर्सिफाई करना इंडिया के एनर्जी सोर्सेस को बियॉन्ड, ठीक है, कतर, ताकि जो भी सप्लाई सिक्योरिटी है उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर इनहेंस कर सकें। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में भी आपको रिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब उसके बाद कुछ पॉलिसी शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी यूएस ने यहाँ पर क्या किया, जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बाइडन एरा का जो बैन था ऑन न्यू एलएनजी एक्सपोर्ट परमिट्स, ठीक है, इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। मतलब बाइडन के टाइम पीरियड पर बैन लगे हुए थे न्यू एलएनजी एक्सपोर्ट परमिट्स के ऊपर, ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिए। अब इससे क्या होगा कि इससे यूएस की जो पोजीशन है ग्लोबल एलएनजी मार्केट में, ये यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रेंथन होती हुई आपको दिखाई देगी। और उसके बाद इंडियन ऑयल और जो भी यहाँ पर कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट भी यूएस सप्लायर के साथ जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें आईओसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, ये सारी कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हासिल करेंगे, ताकि इनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो यूएस के साइड से यहाँ पर आपको फुलफिल होती हुई दिखाई दे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे की पूरे डील में, ठीक है, जो इंडिया है, कतर है ना, यूएसए है, ये सब लोग एलएनजी के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस आज के टाइम पीरियड पर किसी भी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर यहाँ पर बना हुआ है। तो अब इसको कंक्लूड करेंगे तो एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी बायलेटरल टाइज है उनका हार्ट है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर किसी भी कंट्री के साथ कोई भी टाइज अगर यहाँ पर हो रही है तो उसमें एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इंडिया कतर रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलएनजी का सप्लाई यहाँ पर होगा। कतर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है, और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को भी हमें यहाँ पर इंश्योर करना है। और जो भी रिसेंट डिस्कशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर जी और कतर के एमिर के बीच में, वो यहाँ पर यही बोला गया है कि हम लोग एलएनजी ट्रेड को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, ताकि इंडिया की जो ग्रोइंग एनर्जी नीड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल किया जाए। और एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट, है ना। मतलब ये जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि जब दुनिया में टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पर कम होती जा रही है, इस टाइम पीरियड पर कतर ने जो इंडिया को यहाँ पर चूज किया है, इसके पीछे क्या फैक्टर होगा, है ना, ताकि हम अपने एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन को डेवलप करें, और जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दोनों साइड से वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई आपको दिखाई दे। इसके साथ साथ हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को डीपेन करेंगे, ठीक है, केवल एलएनजी ट्रेड के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। ये तो एक मेजर, देखो किसी भी रिलेशनशिप में आप देखोगे कंट्रीज की, तो एक चीज होती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि केवल वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिनका इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होता है। तो जब इससे बेसिस यहाँ पर मिल जाएगा तो आगे की कंट्रीज जो होंगी, या दोनों कंट्रीज हैं, वो और भी दूसरे सेक्टर्स के ऊपर आपको काम करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, ठीक है, डिस्कशन, जिसमें कतर ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा। कुवैत नहीं है, कतर ने ये डिसाइड यहाँ पर किया है। और पूरा जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया। मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, ये पूरा का पूरा जो न्यूज आर्टिकल था, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
और किस टॉपिक के ऊपर आप मेरा वीडियो यहाँ पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।